भारत की वर्तमान स्थिति पर दृष्टि डालें तो हम यह अनुभव कर सकते हैं कि हाल के भारतीय इतिहास में आज की यह आत्मनिर्भरता एवं आर्थिक विकास कल्पना से अधिक कुछ नहीं था। उत्तरोत्तर आर्थिक विकास, विकसित होने के अवसर एवं क्षेत्र, निरंतर बढ़ता विदेशी मुद्रा भंडार और तकनीकी कुशलता के क्षेत्र में विश्वस्तरीय मान्यता के बल पर आज भारत विश्व में अपनी अलग पहचान बना चुका है। आज हम अपनी 54 करोड़ युवा शक्ति के साथ विश्व के विभिन्न देशों में रह रहे भारतीय मूल के 20 करोड़ लोगों से जुड़े हुए हैं। इसके अतिरिक्त विश्व के कई विकसित देशों द्वारा भारत में अनुसंधान एवं विकास केंद्रों की स्थापना सहित देश के अभियंताओं, वैज्ञानिकों और अन्य प्रतिभाओं पर प्रस्तावित निवेश के अवसर उपलब्ध हैं। सरकार देश के किसानों और कामगारों के कल्याण को बढ़ावा देने और उद्यमियों, व्यापारियों, वैज्ञानिकों, अभियंताओं एवं समाज के अन्य उत्पादकों की वृद्धि करने के साथ साथ 7-8% वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब भारत की युवा शक्ति के समक्ष विकास के विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों कृषि, उद्योग, सूचना तथा संचार तकनीक में कार्य करने के विशाल अवसर उपलब्ध हैं, हमारी इस पुस्तक की महत्ता अपेक्षाकृत बढ़ जाती है। मुझे हजारों लोगों के पत्र और ईमेल प्राप्त हुए हैं, जिनमें लिखा गया है कि पुस्तक के माध्यम से उन्हें एक लक्ष्य निर्धारित करने और उस पर साहसपूर्वक कार्य करने की प्रेरणा मिली है। जीवन के सभी क्षेत्रों से जुड़े लोग उसे संदर्भ स्रोत के रूप में प्रयोग में ला रहे हैं। विभिन्न व्यापारिक संस्थानों ने भी इससे लघु एवं बृहद स्तर के उद्योग स्थापित करने की प्रेरणा ग्रहण की है। ये पुस्तक आज कुछ विद्यालयों और विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम का हिस्सा बन गई है। अन्य लेखकों एवं संपादकों ने अपनी पुस्तकों में इसके विभिन्न महत्वपूर्ण तथ्यों को उद्धृत किया है। महाशक्ति भारत प्रमुख रूप से देश के नवयुवकों के लिए मार्गदर्शक के रूप में तैयार की गई है। नए उद्यमियों के लिए भी यह समान रूप से उपयोगी है। से पुस्तक का आरंभ अत्यंत महत्वपूर्ण एवं मार्मिक प्रश्न से हुआ है, क्या भारत एक विकसित देश बन सकता है? इसके अंतर्गत हमारी शक्तियों और मूलभूत कमजोरियों का विश्लेषण किया गया है और साथ ही प्रत्येक देशवासी से यह आशा व्यक्त की गई है कि वो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के प्रति सामूहिक रूप से समर्पित रहे। अगले 5 अध्यायों में उन 5 आधारभूत उद्योगों के बारे में चर्चा की गई है, जिनमें इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अगले 1.5 दशकों तक पर्याप्त आत्मविश्वास हासिल करने की आवश्यकता है। ये 5 आधारभूत उद्योग हैं: कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, भौतिक वस्तुएं एवं भविष्य, रसायन उद्योग एवं जैव तकनीकों, भविष्य के लिए निर्माण तथा आयुध सामग्री उद्योग। इन उद्योगों के विकास के लिए पर्याप्त संभावनाएं विद्यमान हैं। प्रत्येक अध्याय में ये सुझाव प्रस्तुत किया गया है कि संबंधित उद्योग क्षेत्र के लिए एक लक्ष्य निर्धारित करके उस पर किस प्रकार कार्य किया जाए। 7वें अध्याय में सेवा क्षेत्र और देश की शिक्षा प्रणाली पर प्रकाश डाला गया है। इसके अंतर्गत देश के युवाओं की सोच और दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए शिक्षा पद्धति में अनुसंधान एवं अन्वेषण, रचनात्मकता और उद्यमशीलता के क्षेत्र में पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। इसके अतिरिक्त देश के कोने कोने में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक तकनीकी उपकरणों को भी दृष्टि में रखा गया है। 8वें और 9वें अध्यायों में क्रमशः सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं एवं ढांचागत विकास के अंतर्गत उन 2 पहलुओं पर चर्चा की गई है, जो किसी विकसित राष्ट्र के लिए आधारभूत मानदंड माने जा सकते हैं। इन 2 अध्यायों में उपर्युक्त दोनों महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हमारी वर्तमान स्थिति का आकलन करते हुए एक नया लक्ष्य निर्धारित करके उसे प्राप्त करने के उपायों का विश्लेषण किया गया है। इसके अतिरिक्त इन क्षेत्रों में नवीन तकनीकी की भूमिका से संबंधित उदाहरण भी प्रस्तुत किए गए हैं। अंतिम अध्याय वास्तविक दृष्टिकोण में भारत की वर्तमान विकास की प्रवृत्ति पर निर्णायक चर्चा की गई है। इसके अंतर्गत देश के समग्र विकास में व्यक्तिगत और संस्थागत स्तर पर देशवासियों द्वारा निभाई जा सकने वाली भूमिका को रेखांकित किया गया है। जहां तक हमारा विश्वास है, यह अध्याय प्रत्येक देशवासी के लिए इस संदर्भ में विचारणीय है कि वो भारत को एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा करने के इस महान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार अपनी भूमिका अदा कर सकता है। यह मैं अपने उन देशवासियों को समर्पित करना चाहता हूं, जो वर्ष 2020 के विकसित भारत के सपने का लक्ष्य प्राप्त करने के प्रति आश्वस्त हैं। आप सभी के लिए शुभकामनाओं सहित। स्वतंत्रता से पूर्व देश में अनेक नेताओं ने मजबूत और आधुनिक भारत का स्वप्न देखा था। उनका मानना था कि मजबूत और आधुनिक भारत के निर्माण के लिए कई अलग अलग क्षेत्रों में निरंतर विकास की आवश्यकता है।
ऐसे अधिकांश स्वप्नद्रष्टाओं से आप अवश्य 13 परिचित होंगे: महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, सरोजिनी नायडू, रविंद्रनाथ टैगोर, सी.वी. रमन और जे.एन. टाटा। इनमें से कई लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इन महापुरुषों, महिलाओं और ऐसे कई अन्य लोगों के विलक्षण जीवन से आज की पीढ़ी के नेता प्रेरणा ग्रहण करते हैं। भले ही इनका कार्यक्षेत्र राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक अथवा शैक्षिकी रूप में अलग अलग हो, परंतु इनका एकमात्र लक्ष्य देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराकर दुनिया में उपयुक्त सम्मान दिलाना था। सन 1947 के बाद इन पुरुषों और महिलाओं के अनुकरणीय आदर्श उदाहरणों से भारत ने प्रेरणा ग्रहण की। समय के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात एवं परिवहन तथा अन्य क्षेत्रों में आशातीत प्रगति हुई। विशाल जनसंख्या और उसके कारण उत्पन्न निर्धनता के बावजूद भारत जैसा विशालतम लोकतंत्र दुनिया को विस्मय में डालने वाला है। पर्याप्त विदेशी सहयोग से भारत ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा औद्योगिक क्षेत्र में विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं का शुभारंभ किया। पिछले लगभग 250 वर्षों में जिस प्रकार पश्चिमी देशों ने औद्योगिकीकरण में अपना प्रभुत्व स्थापित किया, उसे प्राप्त करने के लिए प्रयास किए गए। देश के कुछ नए उद्योगों ने तो इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की, परंतु कई अन्य उद्योग विदेशी तकनीक पर ही आश्रित रहते हुए लगातार आयात में प्रवृत्त रहे। परिणाम स्वरूप कई महत्वपूर्ण उद्योग क्षेत्र संबंधी तकनीक अथवा नवीन खोज के लिए विदेशी स्रोतों पर निर्भर हो गए। सरकारी नीतियों में यद्यपि विज्ञान तथा तकनीकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और प्रतिबद्धता को भारत का लक्ष्य घोषित किया जाता रहा, प्रौद्योगिकी तथापि वास्तविक तौर पर हम अपने लक्ष्य से दूर ही रहे। उदाहरण के लिए इस्पात को लेते हैं, जो सबसे प्रामाणिक पदार्थों में एक माना जाता है। आप जानते हैं कि इस्पात का निर्माण लौह से होता है। इस्पात किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य के लिए अत्यावश्यक है, चाहे वो भवन, पुल, रेलमार्ग आदि हो या फिर जहाज निर्माण हो। इस प्रकार औद्योगिकी और प्रौद्योगिकी विकास के लिए संघर्ष कर ही किसी राष्ट्र के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे देश के दूरदर्शी या स्वप्नद्रष्टा उद्योगपति जे.एन. टाटा ने स्वतंत्रता से कई वर्ष पूर्व इसके महत्व को समझते हुए जमशेदपुर में एक इस्पात संयंत्र की स्थापना की। इससे पूर्व उच्च कोटि के लौह अयस्क की पर्याप्त उपलब्धता के बावजूद भारत में इस्पात का उत्पादन स्तर अत्यंत निम्न था। इस्पात उद्योग का जोरदार शुभारंभ करने के लिए भारत ने 3 देशों से सहयोग प्राप्त किया। पूर्व सोवियत संघ, अब कई गणराज्यों में विभाजित, ने मध्य 1950 और 1960 के दशकों में भिलाई तथा बोकारो में इस्पात संयंत्र स्थापित करने में सहयोग प्रदान किया। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिए ब्रिटेन का और रोरकेला संयंत्र की स्थापना के लिए पश्चिमी जर्मनी का सहयोग मिला। उसके बाद अपनी आवश्यकताओं के लिए विदेशी प्रौद्योगिकी अपनाने और भारतीय ढांचे के अनुकूल भावी संयंत्र के निर्माण के संबंध में नवीन संभावनाओं की खोज करने के बजाय भारत कई दशकों तक विदेशी सहायता पर निर्भर रहा। यही स्थिति अन्य कई उद्योग क्षेत्रों की भी रही। कुछ अन्य देशों की अपेक्षा भारत में निर्धनता अधिक क्यों है? आपको आश्चर्य होता होगा कि दुनिया के कुछ देश पूर्ण समृद्धि की स्थिति में कैसे हैं, जबकि भारत जैसे कुछ अन्य देशों में गरीबी तथा अभाव की स्थिति है। इस संबंध में सचमुच कोई रहस्य नहीं है। इसके पीछे एक ऐतिहासिक तथ्य ये रहा है कि इन विकसित देशों के लोग वर्षों तक यह विश्वास करते रहे कि उन्हें शक्तिशाली और समृद्ध देश में खुशहाल जीवन व्यतीत करना है। अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वे निरंतर कड़ा संघर्ष करते रहे। इसके लिए उन्हें जोखिम भी उठाने पड़े। अपने लक्ष्य को सामने रखते हुए तथा पर्याप्त अनुशासन और उपयुक्त कार्यनीति का पालन करके वे अपने स्वप्न को साकार करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहे। इसी तरह अपना एकीकृत लक्ष्य निर्धारित करके और उसे प्राप्त करने के लिए निरंतर संघर्ष करते हुए हम भी अपने देश की आम जनता को बेहतर जीवन प्रदान कर सकते हैं। तमिल साहित्य के मेरे प्रिय प्राचीन ग्रंथ तिरुक्कुरल में लिखा, अनपना की गहराई जितनी भी हो और उसका जल भी जैसी हो, पर कुमुदिनी तो सदैव खिलती और विकसित होती रहती है। ठीक इसी प्रकार अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ काम करते हुए सफलता प्राप्त की जा सकती है। लक्ष्य के प्रति समर्पण और दृढ़ निश्चय सचमुच कमाल कर सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान लगभग पूरी तरह ध्वस्त हो चुका था। भीषण बमबारी के कारण जापान के चाओवन नगर और टोक्यो शहर लगभग ध्वंसावशेष भर रह गए थे। इस युद्ध के दौरान 30 लाख जापानी मारे गए थे और उसके बाद भी कुपोषण की समस्या के कारण हजारों लोगों को जाने गई थी।
सन 1949 तक जापान की अर्थव्यवस्था संकट से जूझती रही। इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आज जापान दुनिया के सर्वाधिक विकसित और समृद्ध देशों में से एक है। ये तथ्य प्राप्त करने के लिए जापान की सरकार और वहां की जनता ने ई निश्चय के साथ अपनी दूरदृष्टि का प्रयोग करते हुए लगातार संघर्ष किया। ठीक यही स्थिति दक्षिण कोरिया की भी रही है, जो कई उद्योगों में आज विश्व बाजार में अग्रणी बन चुका है। अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाने में हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है आत्मविश्वास की कमी। यह खतरा उस समय और बढ़ जाता है जब हम ऐसे लोगों के कारण देश के विकास के अपने उद्देश्य से विचलित हो जाते हैं, जो अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए हमारी एकता को भावना को ठेस पहुंचाकर लोगों को बांटने का प्रयास करते हैं। भारत के संविधान में सभी नागरिकों को समानता का अधिकार दिया गया है। अब जाति, धर्म अथवा जीवन शैली के आधार पर लोगों में भेद करने को प्रवृत्ति को समाप्त करने का समय आ गया है। भारत का वास्तविक सौंदर्य उसमें निहित अनेकता और स्वतंत्रता है। देश की इन विशिष्टताओं महाशक्ति भारत पर गर्व करते हुए आम जनता का जीवन खुशहाल बनाने के लिए इन निश्चय और उपयुक्त अनुशासन में कार्य करना है। ऐसा तभी हो सकता जब हम अपने सभी देशवासियों को अनेकता को सहर्ष स्वीकार करते हुए देश के शांत और खुशहाल भविष्य का निर्माण करने के लिए समन्वित रूप से प्रयास करें। हमें अपने अतीत से सीख लेकर हो अपने भविष्य का निर्माण करना है। ये तभी संभव है जब हम सभी स्वयं को एक राष्ट्र के रूप में मानकर देश के विकास के लिए सामूहिक प्रयास करें। भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है। देश की कुल आबादी का 70% भाग ग्रामीण जनता का है। इस प्रकार देश के वास्तविक विकास के लिए पहले हमें गांवों का विकास करना होगा। भारत के गांव अब अधिक दिनों तक निर्धन और सुविधा विहीन नहीं रह सकेंगे। उन्हें आधुनिक जानकारी एवं तकनीकी उपलब्ध कराकर उनका कायापलट करना है। विकसित भारत समृद्ध गांवों की एक व्यवस्था होगी जो विभिन्न प्रकार की सुविधाओं, भौतिक और नैतिक, दूर चिकित्सा, दूर शिक्षा और ई-कॉमर्स आदि एक दूसरे से जुड़े होंगे। जैव तकनीकी, जैव विज्ञान, कृषि विज्ञान और उद्योगों के विकास से नए समृद्ध भारत का निर्माण करने में सहायता मिलेगी। अपने व्यक्तिगत हित और राजनीतिक प्रभावों से ऊपर उठकर अपने कार्य के प्रति व्यावसायिक दृष्टिकोण से समर्पित राजनीतिक नेताओं और प्रशासकों के सहयोग से भी इस प्रक्रिया में लाभ मिलेगा। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में विकास की असमानता को कम किया जा सकेगा। ग्रामीणों को भी आधुनिक जीवन शैली उपलब्ध हो सकेगी। इसके साथ ही साथ देहातों के प्राकृतिक सौंदर्य का संरक्षण भी आवश्यक है। विकसित देश कैसा होता है? विकसित देश के संदर्भ में बात करें तो उसमें कई पहलुओं को शामिल किया जाता है। राष्ट्र की संपदा, उसके प्रत्येक नागरिक की खुशहाली और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य देशों के समक्ष उसकी स्थिति, ये सभी किसी विकसित देश के सूचक हैं। परंतु व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो आपको विकसित देशों के विस्तृत तथ्यों और आंकड़ों का विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप अपने चारों ओर देखें तो विकसित और विकासशील देशों के मध्य अंतर का अनुभव कर सकते हैं। किसी विकसित देश में जीवन की कुछ निश्चित मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। उदाहरण के लिए अच्छी और पर्याप्त सड़कें, गलियों में प्रकाश की व्यवस्था, सफाई एवं जल आपूर्ति को उचित व्यवस्था। अपने चारों ओर देखने पर क्या आपको ये सब उपलब्ध दिखाई देता है? विकसित देश होने का अर्थ यह नहीं है कि उस देश के लोग 18 सारी चिंताएं छोड़कर खाली बैठ जाएं। परिश्रम तो जीवन का एक आवश्यक अंग है। इसका अर्थ ये होता है कि उनके पास विभिन्न मान्य सुविधाएं उपलब्ध है जो भारत में अब तक उपलब्ध नहीं हो पाई हैं। उदाहरण के लिए देश में सबके लिए शिक्षा की व्यवस्था है, सतह विद्युत आपूर्ति की सुविधा है, इसलिए परीक्षा की तैयारी के समय आपकी पढ़ाई बाधित नहीं होनी चाहिए। अस्पतालों में सफाई की उचित व्यवस्था है और उनमें पर्याप्त चिकित्सक तथा चिकित्सा उपकरण उपलब्ध है। जब ये सब कुछ भारत के कोने कोने तक पहुंच जाएगा, तभी हम अपने आप को पूरी तरह विकसित राष्ट्र मान सकते हैं। राष्ट्र की संपदा किमी राष्ट्र की संपदा के निर्माण का सूचक है सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी). सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) किसी निश्चित वर्ष में देश द्वारा उत्पादित सभी प्रकार की वस्तुओं, सेवाओं और अन्य मौद्रिक लाभ का कुल योग होता है। इसमें उपभोग की वस्तुओं तथा निवेश पर व्यक्तिगत, कंपनी तथा सरकारी खर्चों के रूप में व्यय की गई कुल मुद्रा तथा आयात निर्यात में किए गए कुल व्यय का योग शामिल होता है। विभिन्न देशों के सकल घरेलू उत्पाद की तुलना करने के लिए हम सभी प्रकार की मुद्राओं को एक यूनिट प्रायः डॉलर में बदल लेते हैं। आप जानते हैं कि विभिन्न देशों की मुद्राओं की विनिमय दर अलग अलग होती है, जिस पर आप अपनी घरेलू मुद्रा का उससे विनिमय कर सकते हैं। वर्तमान में रुपया और डॉलर की विनिमय दर लगभग 45 रुपए $1 है।
वैसे आप $1 में वो वस्तु नहीं खरीद सकते जो 45 रुपए से खरीद सकते हैं। अमेरिका में $1000 वेतन पाने वाला व्यक्ति धनी नहीं हो सकता, जबकि भारत में 45,000 रुपए वेतन वाला व्यक्ति धनी हो सकता है। ये क्रयशक्ति समता (PPP) की अवधारणा पर आधारित है। क्रयशक्ति समता सिद्धांत एक प्रणाली है जिसमें विभिन्न देशों की मुद्राओं की विनिमय दर की गणना की जाती है। क्रयशक्ति समता विनिमय दर का प्रयोग जीवन स्तर की अंतर्राष्ट्रीय तुलना के लिए किया जाता है। इसमें संबंधित देश की मुद्रा की क्रयशक्ति के आधार पर उसके सापेक्ष मूल्य की गणना की जाती है। लाक्षणिक रूप से कई वस्तुओं की गणना या माप अर्थव्यवस्था में उसके महत्व के अनुसार की जाती है। कि क्रयशक्ति समता के आधार पर उच्च सकल घरेलू उत्पाद वाले देश 2002 देश अमेरिका, चीन, जापान, भारत, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली सभी संख्याएं पद्म अमेरिकी डॉलर में। इस सारणी में अमेरिका प्रथम स्थान पर और भारत चौथे स्थान पर है। हम कह सकते हैं कि हमारा प्रदर्शन अधिक खराब नहीं है, परंतु आइए भारत व अमेरिका के मध्य अंतर पर एक सूक्ष्म दृष्टि डालें। विविध क्षेत्र अमेरिका क्षेत्रफल, जनसंख्या, सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2002 पद्म अमेरिकी डॉलर में। प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता, जीवन प्रत्याशा, सकल घरेलू उत्पाद 10.40, 5.70, 3.55, 2.66, 2.18, 1.54, 1.52, 1.44, 1.35, 93,72,610 वर्ग किमी, 28.20 करोड़, 10.40, $36,300, 97% पुरुष -73 स्त्री -79 भारत, 32,87,590 वर्ग किमी, 101.6 करोड़, 2.66 $2,900, 62% पुरुष -63 स्त्री 61.4। अमेरिका में प्रति व्यक्ति आय भारत में प्रति व्यक्ति आय से लगभग 13 गुना अधिक है। स्पष्ट है, हमारी समृद्धि का स्तर अधिक देश की कुल आय में देश की कुल जनसंख्या का भाग देकर प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है। लोगों की समृद्धि भारत को अपनी विशाल और लगातार बढ़ रही जनसंख्या पर नियंत्रण करना है और उसके भरण पोषण एवं अन्य सुविधाओं में वृद्धि करनी है। अतः देश के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए अधिक उत्पादन और संपदा की आवश्यकता है, अर्थात हमें अपनी अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास करना है। अमेरिका में अर्थव्यवस्था विकास की औसत वृद्धि दर 2.5% है। हमें अपनी कुल राष्ट्रीय 21 आय में 10% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि करनी है। तभी हम अपने देश से गरीबी दूर करके उसे विकसित और समृद्ध बना सकेंगे। आर्थिक सूचकांक महत्वपूर्ण है, परंतु इनसे आर्थिक परिदृश्य का मात्र एक भाग ही प्रकट होता है। ऐसी स्थिति में आंकड़े मनुष्य की अनेक समस्याओं को छिपा सकते हैं। प्रति व्यक्ति आय उन असमानताओं को सूचित नहीं करती जो धन संपदा में उपस्थित होती हैं। चारों ओर एक दृष्टि डालने पर आप अनुभव कर सकते हैं कि सभी लोगों के पास उपलब्ध धन की मात्रा एक समान नहीं है। आपके घर में सफाई का काम करने के लिए जो महिला आती है, उसकी आय उतनी नहीं है जितनी आपके माता पिता की होगी, और शायद आपके माता पिता की आय भी किसी उद्योगपति की आय से कम होगी। प्रति व्यक्ति आय की गणना करते समय आपकी इन असमानताओं को प्रदर्शित न करते हुए एक औसत निकाला जाता है। 22 वास्तव में इस तरह की असमानताएं विश्व भर के देशों में विद्यमान हैं, परंतु किसी विकसित देश में निम्न आय वर्ग के लोगों को भी बेहतर जीवन व्यतीत करने के लिए कुछ निश्चित सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, जो विकासशील देशों में उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। विकसित देशों में कई प्रकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाएं चल रही हैं, जो लोगों को बेरोजगारी अथवा लंबी बीमारी की स्थिति में सहायता देती हैं। विभिन्न क्षेत्रों में उच्च तकनीकी के प्रयोग से यह सुनिश्चित किया जाता है कि लोगों को रिक्शा खींचने वालों, घर में नौकरी करने वाले घरेलू नौकरों की तरह निम्न कुशलता तथा निम्न आय की नौकरी अथवा व्यवसाय के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (NSS) सन 1999-2000 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का 23-26% भाग या 23.4 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। सन 1993-94 में लगाए गए अनुमान के अनुसार 36% या 323 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे लोगों की संख्या में महत्वपूर्ण कमी आई है। सन 2020 तक हमें इसे प्रतिशत तक लाना है। उपयुक्त प्रत्याशित आयु, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकने वाले व्यवसाय अथवा नौकरी की उपलब्धता और सबके लिए अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना हमारे विकसित भारत का सपना है।
कोई देश अपने नागरिकों के लिए ये सुविधाएं कितने बेहतर ढंग से उपलब्ध कराता है, इसका मूल्यांकन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर किया जाता है। नंबर 1, क्या सभी लोगों को पर्याप्त और पोषक तत्वों वाला भोजन उपलब्ध है? नंबर 2, लोगों की अप्रत्याशित आयु कितनी है? नंबर 3, शिशु मृत्यु दर कितनी है? नंबर 4, पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता है या नहीं और उसकी गुणवत्ता क्या है? नंबर 5, किसी व्यक्ति के घर और उसके कार्यस्थल में सफाई की उचित व्यवस्था है या नहीं? नंबर 6, क्या सबके लिए पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध है? नंबर 7, क्या विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था है? नंबर 8, क्या लोगों को आधुनिक विश्व में अच्छी आय सुनिश्चित करने वाला रोजगार प्राप्त करने के लिए कुशलता हासिल करने के अवसर और सुविधाएं हैं? नंबर 9, क्या अच्छी सड़कों, पर्याप्त और निरंतर विद्युत आपूर्ति तथा दूरसंचार की सुविधाएं उपलब्ध हैं? नंबर 10, क्या आम लोग स्वयं को सुरक्षित महसूस करते हैं? जब ये सारी सुविधाएं देश के कोने कोने तक और प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच जाए, तभी हम किसी देश को वास्तव में विकसित देश कह सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थिति प्राचीन समय में किसी देश अथवा राज्य की दुनिया में स्थिति का निर्धारण उसके साम्राज्य क्षेत्र अर्थात कुल क्षेत्रफल के आधार पर किया जाता था। आज स्थिति बदल गई है। आज किसी देश की स्थिति का निर्धारण मुख्य रूप से उसकी आर्थिक शक्ति और संसाधनों के आधार पर किया जाता है। यातायात एवं संचार व्यवस्था में हुई वृद्धि से आज पूरा विश्व एक बाजार स्थल, व्यापार क्षेत्र बन गया है। यदि आप किसी बड़े शहर में महाशक्ति भारत रहते हैं तो आज अपने स्थानीय बाजार या मंडी में अमेरिका अथवा न्यूजीलैंड के कीवी फल खरीद सकते हैं। इस प्रकार उत्पादक देशों से अन्य देशों के बाजारों तक वस्तुओं का ये प्रवाह वैश्वीकरण का एक अंग है। वस्तुओं और सेवाओं का यह मुक्त प्रवाह देश में हर समय बना रहता है। इस प्रकार हिमाचल प्रदेश में उगाए गए सेब और महाराष्ट्र में तैयार की गई दवाइयाँ पंजाब तक पहुँचती हैं, क्योंकि ये क्षेत्र इन वस्तुओं के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। दूसरी ओर चूंकि पंजाब गेहूं का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है, इसलिए हिमाचल प्रदेश और पंजाब के लोग पंजाब में उगाया गया गेहूं खरीद सकते हैं। सैद्धांतिक रूप से वैश्वीकरण का अर्थ है वस्तुओं और सेवाओं का वो मुक्त प्रवाह जो किसी देश के क्षेत्रों तक व्याप्त हो। इस प्रकार जो देश अन्य देशों की अपेक्षा अधिक सस्ती व बेहतर तकनीक से युक्त कार का उत्पादन कर सकता है, वो विश्व के सभी देशों को अपने यहाँ निर्मित कार का निर्यात कर सकता है। इसी प्रकार जिन देशों में कंप्यूटरों का उत्पादन नहीं होता है तथा कंप्यूटर उन्हें बाहर से आयात करने पड़ते हैं, उन्हें सस्ते तथा बेहतर कंप्यूटर का उत्पादन करने वाले देश निर्यात कर सकते हैं। इसे ही कहा जाता है एक देश की प्रतिस्पर्धा के कारण प्राप्त होने वाला सर्वश्रेष्ठ लाभ। भूमंडलीकरण को इस रूप में बताया जा सकता है कि जब देश माल का उत्पादन करते हैं और उस माल को पूरे विश्व में बेचने के ये दूसरे देशों से प्रतियोगिता करते हैं तो इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विनिवेश व पूंजी में वृद्धि होती है। राष्ट्र यह निर्णय कैसे ले कि उन्हें क्या उत्पादित करना है। ये प्राकृतिक देन भी हो सकती है, जैसे भूगोल या प्राकृतिक संसाधनों की किसी खास चीज के उत्पादन में लंबे समय से विशिष्टता प्राप्त हो, जैसे कि फ्रांस में शराब उत्पादन को। वैसा क्षेत्र जिसमें देश के पास कुछ उत्पादित करने की योग्यता होती है, मुख्य स्पर्धा कहलाती है। मुख्य स्पर्धा एक ऐसा आधारभूत ज्ञान है जो किसी विषय क्षेत्र या कौशल के विवरण में विशेषज्ञता अथवा योग्यता स्थापित करता है। इसलिए भूमंडलीकरण के पीछे प्रमुख विचार यह है कि सभी राष्ट्र केंद्रीय सक्षमता को विकसित करेंगे और वैसी चीजों का उत्पादन करेंगे जिसमें वे निपुण हैं। ऐसी स्पर्धा देश के भीतर और दूसरे देशों के साथ दोनों देश को सक्षम और मजबूत बनाने में मददगार होगी। प्रयास के बावजूद भी यहाँ माल और सेवाओं के आवागमन पर अक्सर अवरोध लगा रहता है। जैसा कि सभी देश एक ही विश्व बाजार में बेचने का प्रयास कर रहे हैं, ये स्वाभाविक है कि उनके पास वस्तुओं के उत्पादन के अवसर आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। कुछ विकसित राष्ट्र दूसरे देशों को विकसित स्तर तक पहुँचने के अवसर नहीं देते। यहाँ तक कि जब कोई राष्ट्र इन विकसित राष्ट्रों द्वारा खड़े किए गए अवरोधों से सामना करने की तैयारी करता है तो फिर नई सीमाओं या अवरोधों को बना दिया जाता है। भारत को ऐसी कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि दृष्टि को यह अपनी पहचान कर आगे बढ़ने का कार्य है। आगे का मार्ग एक विकसित भारत के निर्माण हेतु आवश्यक है कि हम अपने आप पर विश्वास रखें और यह सुनिश्चित करें कि एक राष्ट्र के रूप में हम क्या कर सकते हैं। कहीं कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि हमने स्वयं के प्रति अपना विश्वास खो दिया है। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि विदेशी चीजें अपेक्षाकृत अच्छी होती हैं। आप स्वयं देख लें, जब आप किसी दुकान पर जाते हैं, यहाँ तक कि घटिया किस्म के आयातित माल को इस विश्वास के साथ खरीदने के इच्छुक रहते हैं कि वे किसी भी तरह हमारे देश में बन रहे उत्पादों से बेहतर होंगे।
कभी कभी हम भारत की उसकी उपलब्धियों के लिए प्रशंसा नहीं कर पाते हैं। मेरे पास चमकदार एवं शानदार प्रकाशित जर्मन कैलेंडर यूरोप और अमेरिका के नक्शे के साथ है, जो कि उपग्रह से ली गई तस्वीरों पर आधारित है। जब लोगों को बताया गया कि ये तस्वीरें भारतीय दूर संवेदी उपग्रह के द्वारा ली गई हैं, तब भी उन्हें यह विश्वास नहीं हुआ। उन्हें तस्वीर के नीचे प्रशंसा चिन्ह दिखाया जाना चाहिए। एक देश के रूप में हमें साहसी बनना होगा और अपनों के लिए कार्य करना होगा। जब गांधी जी ने आजादी पाने के लिए अहिंसा और सत्याग्रह जैसे तरीकों को अपनाया, तब यह एक बड़ी खोज थी। आज भी हमें महान खोज करनी होगी और अपने स्वप्नों के भारत का निर्माण करना होगा। देश के नेताओं के समक्ष सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये है कि सभी लोग जो देश को बदल सकते हैं, उन्हें एकजुट करना और उनसे इस लक्ष्य के प्रति काम करवाना। प्रत्येक भारतीय एक परिवर्तन ला सकता है। विशेषकर देश के युवा गहन अध्ययन से पता चलता है कि भारत के विकास के प्रमुख सिद्धांत या कार्यक्षेत्र इस प्रकार हैं: कृषि एवं खाद्य संसाधन, सामान और उत्पादक उद्योग, रसायन उद्योग और जैव तकनीक, स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, विवेचनात्मक तकनीक। इन सभी क्षेत्रों में भारत के पास केंद्रीय क्षमता है, जिसे पूर्ण उपयोग के लिए विकसित करने की जरूरत है। इस पुस्तक में आप पढ़ पाएंगे कि इन क्षेत्रों में भारत ने क्या हासिल किया है। वर्ष 2020 तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य तक पहुंचने के क्रम में और क्या प्राप्त करने की जरूरत है। इसे पढ़ें, अपने राष्ट्र को समझें और देखें कि आप दृष्टि 2020 को वास्तविक बनाने हेतु क्या योगदान दे सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।